Hello guys, welcome back. I hope you are all good and your preparation is also good. In this video, I will discuss some important information which is related to the UPSC's Civil Services Exam 2025 because notification of 2025 has been out. So let us start, and I will in this video in Hindi mode because most of the student also watching from the Hindi medium background. ओके सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस साल का जो नोटिफिकेशन वो आउट हो गया है, और सबसे पहले ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप जो भी स्टूडेंट इस साल दे रहे हैं उनको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। और इसमें जो भी आपकी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो एटलीस्ट आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और कौन से आपको बनवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसे आपको करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने अगर वो डन कर दिए तो उसके बाद फिर आपको कुछ पोर्शन आपको उसका भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका मीडियम हो गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, या फिर आपका जो भी सेंटर प्रायोरिटी है, सिमिलर थे। सो अगर जिन स्टूडेंटों ने अगर अपना फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, तो जैसे कि उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला हो गया, तो उसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको अपनी जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसका हो गया, आपके जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो हो गए, आपके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम के अचीवमेंट्स हैं वो आपको सारे उसमें फुलफ़िल करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका सबसे मेन जो काम है वो ये है कि आप किसी भी तरीके से जो भी उसमें रिक्वायर्ड डाटा है वो आप एटलीस्ट उसमें सही फिल करें। क्योंकि अगर आपने जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने वो जो डाटा उसमें फिल किया है वही आपको जो है उसमें फॉर्म में शो करेगा। तो जैसे कि जैसे आपका इसी तरीके से जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसके बाद फिर आप उसके मतलब फिर आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो आप उस पासवर्ड के बेसिस पे आप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। नहीं तो आप ईमेल हो गया आपका, या फिर आपका मोबाइल नंबर का वन टाइम जो पासवर्ड होता है उसके बेसिस पे भी आप उसे लॉगिन करके वहाँ से अपनी जो भी रिक्वायर्ड जो भी जानकारी है, जो भी उसमें मांगी जा रही है वो आप उसमें फिल करिए। जैसे आपके पेरेंट्स की जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें फिल कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ आपको कुछ मॉडिफिकेशंस की भी उसमें मतलब जैसे नीड होगी तो उसके लिए भी आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। जैसे 12 फरवरी से आपको 18 फरवरी का जो टाइम पीरियड है वो आपको करेक्शन के लिए, और ये आपके उस करेक्शन के लिए आपको ये विंडो खोली जाएगी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अलग रहेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो भी जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट है या फिर कैटेगरी कैंडिडेट है, तो मोस्ट ऑफ द जो कैटेगरी कैंडिडेट है उसको मतलब फीमेल और जो कैटेगरी कैंडिडेट उसको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी जनरल कैंडिडेट होगा तो उसका फ़ीस जो है उसमें उसकी मतलब फ़ीस आई थिंक 100 रुपीज़ दैट विल बी पेड फॉर द एग्ज़ाम। तो इसके साथ साथ और आपकी जो भी मतलब चीज़ें रहेंगी, और इसके अलावा आपका जो भी फॉर्म में जो मेन चीज़ें रहेंगी वो आपका ये है कि आपका अपना मोबाइल फ़ोन की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, और आपका जो भी पर्सनल और आपका जो कॉन्टैक्ट डाटा है वो कम से कम एकदम करेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो भी उसमें फिल कर रहे हैं चीज़ें वो आपकी कम से कम इतनी कंफर्टेबल रहें कि जो आपको मतलब चेंज करने में या फिर उनको वेरीफाई करते टाइम उनमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने जो एक टाइम यहाँ भर दिया तो फिर आपको मैक्सिमम ये है कि फिर आपको वही चीज़ें वहाँ भी रखनी पड़ेंगी। तो इसके साथ साथ और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई, तो जैसे सर्विसेज के बारे में दिया गया है, और मतलब किस बेसिस पे आपकी और भी जैसी चीज़ें हैं। तो सॉरी, इसमें सेंटर आपके दिए गए हैं, और सेंटर के रिगार्डिंग मेरा ये है कि आपको पर्सनल सजेशन कि आप सेंटर ऐसी जगह रखिए
कि आप अपने घर से एटलीस्ट अपने घर से मतलब आपके ही एरिया में हो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेंटर ऐसी जगह पर फिल कर दिया कि आपका सेंटर आपके यहाँ से मतलब आपके घर से बहुत दूर है और फिर आपको जाने में दिक्कत है। तो क्या होता है ना, वो आपका जो काम करने का जो आपका माइंड सेट होता है वो कहीं के फिर वो चेंज होता है, आपका उसका एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ता है। दिस इज़ नॉट फॉर दोज स्टूडेंट, जैसे कि ये उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंटों का जैसे घर उनका किसी पर्टिकुलर सिटी में है और वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म मतलब वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। मैं उनके लिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंटों को जैसे कि कोई पर्सन कानपुर का है और वो अगर अपना सेंटर बॉम्बे फिल कर दे, ना कि आपका लखनऊ या फिर प्रयागराज को मतलब चूज करके, तो मैं ऐसे लोगों को मतलब वो कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर सेंटर दूर जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, आप ही का नुकसान होगा। तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस थी आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ आप कि मेंस के भी जो अभी आपका मेंस का भी फॉर्म आएगा तो उस तरीके से आपको अपने सेंटर जो हैं इसमें से आपको चूज करने पड़ेंगे। तो इसके जो सेंटर हैं वो इसमें लिस्ट दी गई है, जो भी आपके जैसे अभी आपका पहले तो प्री होगा, उसके बाद फिर मेंस होगा और फिर आपकी एलिजिबिलिटी में जैसे आपको एलिजिबिलिटी में कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी जो है आपका एक नेशनलिटी की बेसिस पे होना चाहिए, पहला तो ये है। और दूसरा ये एज लिमिट, तो ऐसे कैंडिडेट मतलब इसमें होने चाहिए जिनका मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अगस्त। सबसे इसमें मेन जो आपका एज लिमिट का थोड़ा रहता है, क्योंकि ये आपका लगभग 21 ईयर, एटलीस्ट 21 ईयर शुड बी कम्प्लीटेड योर एज। और ये इसमें दिया गया इस तरीके से मतलब कि इसका क्या सॉरी प्रोसीजर है। तो आप एक बार इसका एज का देखिए, क्योंकि आपका जो उसमें एल्गोरिदम जो बना हुआ है फॉर्म में, अगर आपकी एज उस तरीके से नहीं फुलफिल होगी तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा वहाँ से, ठीक है। और जैसे आपके जो भी वो रहेंगे जो कैटेगरी टाइप के सर्टिफिकेट या फिर आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या रहती है, तो इसमें क्वालिफ़िकेशंस का ये है कि जो स्टूडेंट जैसे कि जिनका कंप्लीट हो गया तो वो स्टूडेंट इसमें फिल कर सकते हैं, या जिन जो फाइनल ईयर के अपेयरिंग में है, जो फाइनल ईयर फिर उनको अपेयरिंग में बोलते हैं, तो वो स्टूडेंट भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मतलब ऐसा जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट एक तरीके से वो होने चाहिए वेरीफाइड, ना कि मतलब ये हो कोई भी मतलब वैसा डॉक्यूमेंट ना हो जो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम करे। और इसके अलावा इसको मैंने ज़्यादा मतलब पढ़ूँगा तो पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इसका जो भी जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर दूँगा। और इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि एक बच्चा आज मुझसे कुछ किसी सर्टिफिकेट को लेके पूछ रहा था, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके, तो आप कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके, जैसे किसी प्रॉब्लम जगह पे आपको प्रॉब्लम आए तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इसमें चीज़ें दी गई हैं, ये तो मतलब लगभग 157 पेज का पूरा इसमें दिया गया है। तो आपकी जो लास्ट डेट है उसको फिल करने की 11 फरवरी है। और इसमें जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई नहीं होंगे तो मोस्ट ऑफ द ये है कि आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ओके। और इसके अलावा फिर आपका जो भी एग्ज़ाम का जो भी सीन है, तो आप उनसे एग्ज़ाम जो भी मतलब चीज़ें हैं मैक्सिमम, तो जैसे आपके जो पेपर होते प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, तो वो सब आपका एग्ज़ाम का प्लान है, मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम रहेगा, प्री मेंस और इंटरव्यू का क्या सीन है। और जो भी आपके मार्क्स वगैरह रहेंगे, हाँ मेंस जैसे प्री हो गया आपका, इसी के वजह से आपका मेंस हो गया, मतलब मेंस प्री दोनों अलग अलग रहेंगे आपके। तो धीरे धीरे चीज़ें आप जब इसको एक बार देखोगे तो हाँ एक और आपका एक लैंग्वेज का आपका प्रॉब्लम हो गया कि मतलब आप कौन सी लैंग्वेज आप जो है चूज कर रहे हैं। तो ये है कि आप इंडिया की मतलब जो भी लैंग्वेज है उसमें से आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी दी गई हैं उन्हें आप
चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसमें ये रहता है कि आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कहीं राइटिंग के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। सॉरी। तो इसमें जो दी गई है उनको आप चूज कर लीजिए। और इसके अलावा आपकी जो भी अगर आपको इसके वैसे आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे आपको फॉर्म फिल करते हैं, जैसे मैक्सिमम ये रहता है आपने अगर इंग्लिश आपका, जैसे आपने अगर इंग्लिश में मेंस लिखा तो फिर शायद आई थिंक वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है कि आपका मीडियम किस तरीके का रहना चाहिए। आप इंग्लिश में ही आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर आप हिंदी में देना चाहते हैं। और अगर आप हिंदी भर दोगे तो फिर ये चांसेस है फिर आपको शायद मीडियम का वो आपको नहीं फिर वो मिलता, फिर आपको आई थिंक हिंदी में ही फिर आपको कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है। लेकिन इसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक। और फिर सबसे मेन जो आपका मेन पार्ट है वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बहुत स्कोरिंग एज वेल है जो डिसाइडिंग फैक्टर फॉर गेटिंग ए गुड मार्क्स। तो आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आई थिंक जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो अच्छे से डिसाइड करके डिसाइड किया होगा उन्होंने चूज कर, मतलब पेपर लिखने के लिए। या फिर आपको कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ लग रही है कि हाँ ठीक है, नहीं आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट वही फिल करिए जो आपने अभी तक पढ़ा है या फिर आपको लग रहा है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। और कर ही नहीं सकते, आपने उसमें काम किया मतलब ईमानदारी के साथ, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा पेपर की जो भी टाइमिंग वगैरह वो तो मैक्सिमम है ये, जो भी उसका टाइम वो सब ऑलरेडी अलॉटेड। फिर जब आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा तो फिर इसके बाद फिर आपका आता है इंटरव्यू कॉल। तो इंटरव्यू कॉल के लिए तब तक और फिर वीडियो उस तरीके से बन जाएंगे जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम होगी या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा मैं वीडियो बना दूँगा। हाँ, लेकिन सिलेबस का आप देख सकते हो। तो सिलेबस के लिए आप देखिए प्री का जो सिलेबस है वो उसमें आपको करेंट के जो टॉपिक हैं उन करेंट इवेंट जो हैं या वो उसमें आपको इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू हो गए आपके, और हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट की चीज़ें हो गई। तो आपको उसमें मैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी है, तो इसमें सिलेबस में बात नहीं करूँगा। तो सिलेबस के लिए मैं आपको दूसरा कुछ दे मतलब वीडियो बना के अपलोड कर दूँ अगर आपको रिक्वायरमेंट है। या फिर आपको जैसे ये है कि आप सिलेबस यहाँ से निकाल के और उसको एक बार एनालिसिस कर दीजिए, और जो भी उसकी प्रॉब्लम, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा कोई पर्टिकुलर टॉपिक और जो भी चीज़ें, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसी जगह आपका मेंस की, तो अभी आप इस पर फोकस करिए, अभी आपके पास जो टाइम है। और ये पूरा आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसे आप एक बार समझ लेंगे या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप इसके थ्रू आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, या जो भी आपको हर्डल्स आ रहे होंगे इसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए था तो मुझे कॉल कर दीजिए या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के दिए गए हैं उनका सिलेबस है, और सबसे ज़्यादा आपको यही सब चीज़ें देखने में आपके लिए थोड़ा टफ रहता है। और मैंने आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई उन पे आप ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो इसमें मैं यही है कि आपकी जो भी मैक्सिमम चीज़ें उन जो सॉरी जिसमें दी गई हैं उन्हें आप चेक करिए, लिटरेचर से लेकर जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। और ये एक बार आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसको चेक करने से आपको ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैं आपको बस देखो बता सकता हूँ, अगर आप उस चीज़ को करना मतलब आप अपने थ्रू जाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रियलाइज होंगी। और फिर आपको कोई इसमें डाउट हो तो फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करिए और अपना फॉर्म में गलती मत करिए। एक बार आप उसको हो सके तो जो भी उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है उसको आप एक बार देख लीजिए, और फाइनल सबमिट आप जब ही करिए जब आपको सारी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो फिर एक वो माइंड में वो रहता है क्या मतलब पता नहीं क्या हुआ। तो ये आपको सजेशन है कि आप मतलब अपने फॉर्म को एक बार चेक करके पूरा जो भी एडिटेबल पार्ट है उसको भी आप एक बार चेक करें। एक बार पता चले कि आपका जो
सेंटर हो गया या फिर आपका नाम हो गया। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ गई, उनके यहाँ नाम कुछ और है, आधार कार्ड का कुछ और होगा और उनका मार्कशीट का कुछ और होगा। तो ऐसे बच्चों को भी अभी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे के लिए ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को ऐसे रखिए कि उनमें कहीं भी कोई वो ना डिस्टर्बेंस ना हो कि इसमें कुछ और ऐसा नहीं, उसमें कुछ और है, कहीं कुछ। तो इन सारी चीज़ों से, और इसके साथ साथ कुछ अपेंडिक्स भी नीचे का आपको अपना फॉर्म, मतलब एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, तो फिर आपको इसमें वो कुछ वो दिए गए हैं, आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो ये सब इस तरीके से पूरा ख़त्म होता है आपका। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे जो भी आपको प्रॉब्लम सो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे डायरेक्ट टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और मैंने मैक्सिमम इसमें चीज़ें आपको बताई हैं। या फिर मुझसे कुछ भी छूट गया हो तो आप वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताने का भी ट्राई की है, कुछ छूट गया तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप ये सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम ये रहता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं या फिर जिनको फॉर्म का कोई आइडिया नहीं है, या फिर आइडिया है भी तो फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप चीज़ों में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, और जो मुझसे सीखने को मिले आप मुझसे सीखिए। और जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप मुझसे सीखिए, और जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप मुझसे अच्छी चीज़ें आप कोई सिखा रहा है तो फिर आप देखो, आपका पर्पज़ ये है आपको चीज़ें सीख के आपको अपने एग्ज़ाम को अच्छा करना, आपको उसमें अच्छे से परफॉर्म करना। तो और अपने माँ बाप के लिए मतलब जो भी आप कर सकते हैं वो आप करिए। मेरा देखो यही आपके लिए सजेशन है। और आपकी पढ़ाई में जो भी मैं आई थिंक जो भी मेरी तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा, या मैं जो भी कर पा रहा हूँ छोटा बहुत, तो आई होप अगर इससे आपको कुछ हेल्प मिल पा रही तो मेरे लिए और अच्छी बात है। और मैं और आपको मतलब किसी भी चीज़ें में चाहिए, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर नोट्स पे या फिर कोई आपको डिस्कशन चाहिए, या फिर कोई आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, या फिर कोई सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे मुझे ये नहीं समझ में आया। तो मैं ट्राई करूँगा जो मुझे आता है मैं आपको बताऊँ, और मे बी दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो आज का डिस्कशन ये ओवर करते हैं। और हाँ, लेकिन फॉर्म को थोड़ा केयरफुल होकर भरिए, क्योंकि इसकी जो जानकारी अगर आपने एक बार फिल कर दी तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फिर आपको लास्ट तक कैरी ओवर, मतलब आपको कैरी करके ही ले जाना। नेम वगैरह जो हैं वो उनको आप चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि और आपका जो फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को आप ऐसा रखिए, फ़ोटो सिग्नेचर का थोड़ा ध्यान रखिए। सिग्नेचर आपके चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, लेकिन वो वैसे होने चाहिए एक तरीके से, मतलब प्रॉपर एक जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ही आपको उसमें फिल करना। और आपका जो फ़ोटो का भी आप थोड़ा वो रखिए, क्योंकि आप हो सकता है आपने जो फ़ोटो लगा दिया होता है मतलब एकदम सेविंग वेविंग हो आपकी, और जब आपने इंटरव्यू वगैरह देने जाएँ या फिर आप एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो थोड़ा सा आपको मतलब डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप ट्राई करिए, आप वही मतलब फ़ोटो अपना रहे जो मतलब आपको थ्रू आउट आपको मतलब रखना है, क्योंकि फिर बाद में आपका चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका देखो, आपका फ़ोटो हो गया, आपका नाम हो गया, या फिर आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशंस के डॉक्यूमेंट हो गए वो, या फिर आपके सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट टाइप के, तो ये थोड़े से इम्पोर्टेंट रहते हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस की हुई हैं इस वीडियो में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझसे डायरेक्ट सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट डाउन सेक्शन में कर सकते हैं मुझे कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।